हेलो स्टूडेंट, इसके पहले हम लोग जो है सोल्यूशन पार्ट 1 की बात कर रहे थे। तो सोल्यूशन पार्ट 1 में हम लोगों ने ये देखा था कि पर्टिकुलर जो बेसिक टर्मिनोलॉजी होती हैं, जैसे सॉल्वेंट हो गया, सोल्यूट हो गया, बाइनरी सोल्यूशन हो गया ना, और पर्टिकुलर टाइप ऑफ सोल्यूशन में पार्टिकल के अकॉर्डिंग हमने देखा था ट्रू सोल्यूशन क्या होता है, कोलाइडल सोल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन सोल्यूशन क्या होता है। फिर उसके बाद सोल्यूट और सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग 9 टाइप्स के हम लोग सोल्यूशन देखे थे। फिर उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि पर्टिकुलर कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन कैसे करते हैं, और उसमें हम लोगों ने जो है वेट बाय परसेंटेज की बात किए थे। तो उसमें वेट बाय वेट देखे थे, वेट बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम देख लिए थे। और उसमें फर्दर जो पार्ट था उसमें हम लोगों ने कुछ एक टॉपिक पे मोलरिटी की बात किए थे। अब आज हम लोग जो है सोल्यूशन पार्ट 2 चलेगा, सोल्यूशन पार्ट 2। इसमें हम लोग जो है क्या करेंगे कि पर्टिकुलर कुछ जो टर्मिनोलॉजी बच गए, जो कंसंट्रेशन टर्म बच गए, जैसे मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन ना, तो ये सब चीज़ें हम लोग डिटेल में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। और कुछ न्यूमेरिकल्स भी ट्राई कर रहे होंगे। तो यहाँ पे अगर सोल्यूशन पार्ट 2 की बात करें तो ऑलरेडी हम लोग पहले जो लेक्चर में हम लोगों ने ये चीज़ें देख रखी थी कि जैसे मोलरिटी के विषय में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर दिए थे कि मोलरिटी इक्वल टू हमारा जो होता है पर्टिकुलर किसी भी 1 लीटर सोल्यूशन में जितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। मोलरिटी में हम लोगों ने देखा था कि नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। तो उसमें हम लोग जो है मोलरिटी की देखा था, मोलरिटी इक्वल टू हमारा है W इंटू 1000 अपॉन कैपिटल M इंटू कैपिटल V, वेयर कैपिटल M हमारा मोलरिटी है, और ये M डैश से कर दीजिए। हाँ जी, M डैश अगर कर लेते हैं तो इसका M डैश का मतलब क्या हो गया, M डैश इन द सेंस मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास, उसका मॉलिक्यूलर मास हो गया। और यहाँ पे V हमारा वॉल्यूम है इन वाट, यहाँ पे ml में है, इन ml। तो अगर ये ml को लीटर में चेंज करने के लिए हम 1000 का मल्टीप्लिकेशन किए, ऑलरेडी हम लोग पहले लेक्चर में से ले चुके थे। दूसरा केस था नॉर्मलिटी के विषय में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस किए थे, और इसमें एक हम लोगों ने देखा था कि नॉर्मलिटी जो होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन, ये हम लोगों ने देख रखा था 1 लीटर सोल्यूशन। तो उसमें पर्टिकुलर ग्राम इक्विवेलेंट की बात करा तो ग्राम इक्विवेलेंट मतलब W/E की बात कर रहा है। जब ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब W ग्राम E इक्विवेलेंट, तो जब ग्राम इक्विवेलेंट पर्टिकुलर 1 लीटर सोल्यूशन में जितने रहेंगे उसी को हम लोग जो है नॉर्मलिटी बोलते हैं। और नॉर्मलिटी का जो फार्मूला होता है N इक्वल टू होता है W इंटू 1000 अपॉन E इंटू V। तो यहाँ पे हमारा सेम कंडीशन है कि यहाँ पे V जो है हमारा ml में है और मिलीलीटर में है। मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का मल्टीप्लिकेशन किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे E जो है हमारा वेयर E इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट हो गया, और ये W हमारा वेट है। तो इस तरह से पर्टिकुलर हम किसी भी सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है नॉर्मलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसमें हमको जो है इक्विवेलेंट वेट की बात कर रहे हैं। इक्विवेलेंट वेट का मतलब है कि पर्टिकुलर, अब ये जो इक्विवेलेंट वेट है, अब इसमें ये देखना है हमको कि वो जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स है वो आयंस है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि एटम है कि एसिड है कि बेस है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है प्रोसेस कर रहे होते हैं। तो हम लोग जो है अभी फिलहाल इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट कर रहे होते हैं हम उसके विषय में डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मलिटी और मोलरिटी की बात होगी। अब इसमें जैसे हम इक्विवेलेंट वेट की बात करें, जब तक इक्विवेलेंट वेट नहीं पता होगा तब तक कैसे कैलकुलेट करेंगे, नहीं कर पाएंगे। अब देखिए जैसे इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इक्विवेलेंट वेट E। अब इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के लिए हमारा जो है अलग अलग कंपोनेंट के लिए अलग अलग तरह से होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम पहला कंडीशन लेते हैं फॉर एटम। अगर हम एटम का इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एटम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एटॉमिक वेट
एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कह देते हैं कि एल्यूमिनियम हमारा एटॉमिक केस में है, एटॉमिक कंडीशन में है, और हम कह रहे हैं कि इसका जो है इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है। तो अगर हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो 13 होता है, तो इसका करेंगे 283 हो गया, और आउटर ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसी को और ये 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, मतलब एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, और इसका जो एटॉमिक वेट होता है वो 26 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एटॉमिक वेट 26 अपॉन वैलेंसी कितनी हो गई 3। तो इसका हमारा जो है ये हो जाएगा। इसी तरह से मैग्नीशियम की अगर हम बात करते हैं, मैग्नीशियम की जो एटॉमिक वेट है वो 24 है, और इसकी जो वैलेंसी है ये हमारा वैलेंसी इसकी 2 होती है। अब ये आपका एटॉमिक वेट पता है, वैलेंसी पता है, तो क्या हो जाएगा 24/2 दिस इक्वल टू 12। ये हमारा इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया। तो ये हमारा एटम का केस है कि पर्टिकुलर एटॉमिक कंडीशन में क्या होता है कि उसका एटॉमिक वेट अपान उसकी जो वैलेंसी होती है वो हम करते हैं, तो हम उसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हाट, किसका, हमारा एटम का। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि ये हमारा एटम की बात हो गई। अब अगर हम साल्ट की बात करते हैं, साल्ट इक्विवेलेंट वेट ऑफ साल्ट, अगर हम साल्ट की बात करते हैं तब क्या होगा, ये हमारा होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन नंबर ऑफ चार्ज present at cation और anion, मतलब दोनों केस लेते हैं, चाहे कैटायन चाहे आयन, क्योंकि अगर साल्ट लेता है तो जितने नंबर ऑफ कैटायन होंगे उतने नंबर ऑफ आयन होंगे। अब जैसे मान लीजिए सपोज करिए हमको NaCl है, NaCl का हमको जो है इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है। तो NaCl को जब हम ब्रेक करेंगे तो हमारा किस में बनेगा, Na+ Cl-। तो यहाँ पे देखिए क्या है, एक प्लस है एक माइनस है, तो आप चाहे प्लस चार्ज ले लीजिए चाहे माइनस चार्ज ले लीजिए, चीजें सेम आएंगी। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, सोडियम हमारा 23 होता है और क्लोरीन हमारा 35.5 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 38.5 हो जाएगा, सॉरी 58.5 हो गया इसका मॉलिक्यूलर वेट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट NaCl, इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl दिस इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट 58/5 अपॉन क्या आ जाएगा, इसकी वैलेंसी कितनी आ जाएगी, या तो प्लस लिखिए या तो -1, इसका मतलब 58.5 हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, इसी तरह से अगर हम ये कहें CaCl2, अब CaCl2 लेते हैं तो ये इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, Ca2+ + 2Cl-। अब यहाँ पे देखिए या तो 2 प्लस की बात करिए या तो 2 माइनस की बात करिए, चीजें सेम है, जितना प्लस है उतना माइनस है। तो यहाँ पे हम इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे तो कैल्शियम कितना हो जाएगा हमारा 40, कैल्शियम 40 होता है, और यहाँ पे क्लोरीन हमारा 35.5 होता है, तो 2 क्लोरीन का मतलब 72 हो गया, सॉरी 71 होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 111 और यहाँ पे इसकी वैलेंसी क्या रही 2, इसका मतलब हमारा इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCl2 क्या हो जाएगा, दिस इक्वल टू 101 अपॉन व्हाट 2, ये इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट की बात करते हैं CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट की बात करिए, तो कैल्शियम कार्बोनेट की बात करेंगे तो यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल, इसको ब्रेक करेंगे तो किस में ब्रेक करेगा, कैल्शियम 2+ CO3 2-। तो यहाँ पे 2+ ले लीजिए चाहे 2- ले लीजिए, चीजें सेम है। अब देखिए कैल्शियम 40 हो गया, कार्बन 12 हो गया और ऑक्सीजन 48 हो गया, तो टोटल इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो 100 आ जाएगा 100, और इस पर वैलेंसी कितनी है 2। तो अगर इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 कैलकुलेट करेंगे, CaCO3 दिस इक्वल टू व्हाट 100 अपॉन 2, ये आ जाएगा क्या 50। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से हम किसी भी साल्ट का इस तरह से हम जो है इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर ले रहे होते हैं। तो डिपेंड्स ऑन दैट कि आपको क्या दिया रहेगा, जो दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम ये कैलकुलेशन कर रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा ये तो साल्ट की बात हो गई। अब साल्ट है तो एसिड और बेस से मिलके बना होगा, तो हम लोग एसिड और बेस का भी देख लेते हैं। अब क्या होगा एसिड और बेस की कैटेगरी में सॉरी, अब देखिए
यहाँ पे एसिड और बेस की अगर हम बात करते हैं तो पहले हम लोग एसिड अगर कंसीडर करते हैं तो एसिड की हमेशा बेसिसिटी देखते हैं, बेसिसिटी। एसिड की हमेशा हम बेसिसिटी देखते हैं। क्यों देखते हैं? जैसे सपोज करिए एसिड हम लेते हैं HCl, अगर हम HCl लिखते हैं तो ये हमारा क्या ब्रेक करेगा, H प्लस प्लस OH माइनस में, सॉरी Cl माइनस में, ये हमारा इसमें ब्रेक करेगा। तो अगर हम न्यूट्रलिटी की बात करें तो तो H प्लस को क्या चाहिए, OH माइनस चाहिए। अब OH माइनस से जुड़ के ये न्यूट्रल बना देगा H2O, तो यहाँ पे क्या है कि H प्लस को OH माइनस चाहिए। तो ये जो H प्लस है इसे OH माइनस चाहिए, मतलब ये बेस से रिएक्शन करेगा, इसीलिए हम इसकी एसिड की बेसिसिटी देखते हैं। और कोई भी एसिड का जितने नंबर ऑफ H प्लस आयन देता है, कोई भी एसिड है जितना नंबर ऑफ H प्लस देता है वही उसकी बेसिसिटी कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम HCl लेते हैं तो ये हमारा सिंपली निकलेगा H प्लस प्लस Cl माइनस, तो इसे हम बोलेंगे वाह मोनोबेसिक एसिड। क्या बोलेंगे? मोनोबेसिक एसिड। इसे हम ये टर्म देंगे मोनोबेसिक एसिड, मतलब इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, मोनो मतलब एक, इसकी बेसिसिटी 1 हो गई। इसी तरह से अगर हम H2SO4 लिखते हैं तो H2SO4 लिखते हैं तो इसे हम बोलते हैं डाई बेसिक एसिड। क्यों? क्योंकि ये जब ब्रेक करता है तो 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस में ब्रेक करता है, तो यहाँ पे कितना H प्लस दे रहा है, 2H प्लस दे रहा है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं डाई बेसिक एसिड। डाई बेसिक एसिड का मतलब ये 2 हाइड्रोजन H प्लस देगा, इसीलिए हम इसे डाई बेसिक एसिड बोलते हैं। मींस क्या, इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 2, इसकी बेसिसिटी 2 हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम H3PO4 की बात करते हैं, H3PO4 ये हमारा ब्रेक करेगा तो किसमें ब्रेक करेगा, 3H प्लस प्लस PO4 3 माइनस। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ट्राई बेसिक, 3 है तो ट्राई बेसिक एसिड। ट्राई बेसिक एसिड का मतलब हो गया कि इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 3। क्योंकि ये 3 हाइड्रोजन दे रहा है। क्लियर है? तो इस तरह से पर्टिकुलर हम किसी भी एसिड की बेसिसिटी कैलकुलेट कर रहे होते हैं, मतलब एसिड की बेसिसिटी कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे एसिड की अगर बेसिसिटी कंसीडर करते हैं तो अब एसिड का इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा। अब देखिए, अब यहीं से बेसिसिटी समझ में आ गई तो यहीं से कैलकुलेट करेंगे। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, ये क्या हो जाएगा, दिस इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड अपॉन इट्स बेसिसिटी। तो कहने का सेंस है कि अगर मान लीजिए हम EHCl निकाल देते हैं, EHCl इक्विवेलेंट वेट आप HCl निकालेंगे तो HCl हमारा कितना हो जाएगा, इसका वेट जो होगा 36.5 हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन का 35.5 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 36.5 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, सॉरी 36.5 अपॉन 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें केवल और केवल एक हाइड्रोजन है। इसी तरह से अगर हम H2SO4 की बात करते हैं, H2SO4 अगर हम इसकी बात करते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4, तो यहाँ पे H2SO4 का वेट कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 98, ये 98 आता है। मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे तो 98 आएगा। क्यों? जैसे हाइड्रोजन का 2 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन है, 2 हो गया, प्लस सल्फर 32 हो गया, प्लस ऑक्सीजन 4 है, तो 1 ऑक्सीजन का 16 होता है तो 4 ऑक्सीजन का 64 हो गया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिंपली 98 आएगा। ठीक, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 98 हो गया, लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो इसका मतलब डाई बेसिक हो गया, इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, 2। तो यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 98/2 हो जाएगा, दिस इक्वल टू 49। मतलब आपका H2SO4 का जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो हमेशा और हमेशा 49 होता है। क्लियर है? तो इस तरह से हम जो है कैलकुलेट कर रहे होते हैं। जैसे EH3PO4 निकाल लीजिए, EH3PO4 अगर EH3PO4 निकालते हैं तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, 3। तो इसका कैलकुलेट कर लीजिए, जो है H3PO4 कैलकुलेट करिए। ये हाइड्रोजन का 1 होता है तो 3 हो गया, प्लस फास्फोरस का 31 हो गया, प्लस 64। अब यहाँ कैलकुलेट करिए, देखिए कितना होता है, हो जाएगा 4 1 5 3 8 और 6 3 9। इसका भी 98 देखिए आ रहा है, इसका भी 98 आया, तो ये क्या हो जाएगा 98 अपॉन टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 3। इसका मतलब इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, 3। तो यहाँ पे 3 का डिवाइडेशन कर देंगे, तो ये हमारा H3PO4 का इक्विवेलेंट वेट हो गया। तो ये हमारा एसिड का इक्विवेलेंट वेट हो गया कि पर्टिकुलर किसी भी एसिड का इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे,
एसिड का मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी, जितने नंबर ऑफ H प्लस आयन होते हैं उसका डिवाइडेशन कर देंगे। HCl में एक हाइड्रोजन था, एक का डिवाइडेशन किया। H2SO4 में 2 हाइड्रोजन था, 2 का डिवाइडेशन किया। H3PO4 में 3 हाइड्रोजन था, 3 का डिवाइडेड किया। तो इस तरह से हम पर्टिकुलर किसी भी एसिड का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो जिस तरह से हम एसिड का बेसिसिटी देखते हैं, उसी तरह से हम बेस का एसिडिटी देखेंगे। क्या देखेंगे? बेस का एसिडिटी। क्लियर? चलिए अब हम लोग देखते हैं बेस का एसिडिटी। देखिए, अगर हम इक्विवेलेंट वेट, पहले बेसिसिटी की बात करते हैं, एसिडिटी। बेस अगर हम कंसीडर करते हैं, बेस का हम लोग एसिडिटी देखते हैं, एसिडिटी। एसिड का बेसिसिटी देखते हैं, बेस का एसिडिटी देखते हैं। क्यों देखेंगे? जैसे मान लीजिए NaOH है, NaOH है, ये हमारा ब्रेक करेगा तो किस में ब्रेक करेगा? Na प्लस प्लस OH माइनस। और न्यूट्रलिटी के लिए ये क्या करेगा? H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, तो H प्लस को एक्सेप्ट करेगा और H प्लस हमारा एसिड है, इसलिए हम बेस का हमेशा एसिडिटी देखते हैं। और जितना OH रहेगा, जितना नंबर ऑफ OH रहेगा, वही उसकी एसिडिटी कहलाती है। जस्ट लाइक दैट बेसिसिटी। जितना H प्लस था, अगर हम एसिड लेते हैं तो अगर H प्लस है तो उसका हम बेसिसिटी बोलते हैं। अगर हमारा बेस रहेगा तो एसिडिटी बोलेंगे, और जितना OH रहेगा उतना ही उसकी बेसिसिटी एसिडिटी कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे NaOH ले लिए, अगर हम यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस की बात करें तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन क्या हो जाएगा? एसिडिटी हो जाएगी, एसिडिटी। और एसिडिटी मतलब क्या हुआ? अगर एसिडिटी ऑफ बेस, अगर हम एसिडिटी ऑफ बेस की बात करें तो नंबर ऑफ OH माइनस, OH माइनस आयन, जितने नंबर ऑफ OH माइनस होते हैं वही उसकी एसिडिटी कहलाती है। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए सपोज करिए हम NaOH ले लेते हैं, NaOH का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो NaOH का मॉलिक्यूलर मास, तो NaOH का मॉलिक्यूलर मास लेंगे तो ये हमारा आएगा 40, ये हमारा 40 आता है। कैलकुलेट करके देख लीजिए, यहाँ पे सोडियम 23 होता है, ऑक्सीजन हमारा 16 हो गया, हाइड्रोजन हमारा 1 हो गया, तो ये 1 24 16, ये 40 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 40 मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH 40 अपॉन, अब देखिए OH कितना है? 1, इसका मतलब डिवाइडेड बाय 1, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा? 40। ठीक है? इसी तरह से अगर CaOH ट्वाइस ले लीजिए, CaOH ट्वाइस, अब यहाँ पे देखिए OH कितना है? 2, और जब OH 2 है तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए, देखिए कितना होता है? कैल्शियम 40 है, प्लस ऑक्सीजन 2 हो गया तो 32 हो गया, और हाइड्रोजन 2 है तो 2 हो गया। अब इसको ऐड कर लीजिए, ये 40 72 74 हो गया, 74। तो अब ये 74 हो गया, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे? अगर हम CaOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस ले लेते हैं तो दिस इक्वल टू व्हाट? ये आपका हो जाएगा 74 अपॉन व्हाट? 2 OH है, तो यहाँ पे इसकी एसिडिटी कितनी हो जाएगी? 2, इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा? 37। इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा? 37। तो इस तरह से हम जो है किसी भी बेस का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है? तो हमारा एसिड का इक्विवेलेंट वेट क्या हो गया? एटम का इक्विवेलेंट वेट कैसे होता है, एटम का कैसे करते हैं ये हमने देखा। फिर उसके बाद साल्ट का कैसे करते हैं वो हमने देखा। फिर एसिड का कैसे करते हैं वो हमने देखा। बेस का कैसे करते हैं वो हमने देखा। अब इसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की इक्विवेलेंट वेट की बात करते हैं तब देखिए क्या होता है। अगर हम कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं तब हम उसका इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट कर रहे होंगे। जो नेक्स्ट है आपका इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग ऑब्लिक हम ले रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट या रिजेंट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर ऑब्लिक एटॉमिक मास।
अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन रिएक्शन, मतलब जितना उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उसका डिवाइडेशन कर देंगे। अब यहाँ पे बात आ रही है कि हम मॉलिक्यूलर मास लेंगे कि एटॉमिक मास। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी होते हैं और हमारा क्या होता है एलिमेंटल फॉर्म में भी होते हैं। जैसे यहाँ पे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये सब हमारे जो जितने भी हाइड्रोजन ग्रुप होते हैं वो जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कैटेगरी में रखे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एटॉमिक फॉर्म में है। तो जब एटॉमिक फॉर्म में रहेंगे तो हम यहाँ पे एटॉमिक मास लेंगे, ठीक है, और जो ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजेस होगा वो हम करेंगे। अगर हमारा मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में लेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट लेंगे, फिर हम उसके अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर वो रखेंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम कंसीडर कर लेते हैं, अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो यहाँ पे जैसे KMnO4 की बात कर लेते हैं हम लोग। सपोज करिए हमारा जो KMnO4 है, KMnO4 है, और ये किसी यक्स मॉलिक्यूल से रिएक्शन किया और ये हमारा चेंज हो रहा है K2MnO4, K2MnO4 में चेंज हो गया। तो दिस वन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और आफ्टर ऑक्सीडेशन, इसके ऑक्सीडेशन के अकॉर्डिंग ये बदल गया इसमें, तो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कितना हुआ देखिए। यहाँ पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो +7 है, यहाँ पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो +6 है। तो टोटल कितने का चेंज हुआ 1 का। तो जो जब 1 का चेंज हुआ तो इस केस में जब KMnO4 K2MnO4 में चेंज होता है तो उस केस में इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 दिस इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ KMnO4 कंसीडर करेंगे, KMnO4 अपॉन कितनी वैल्यू रखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1। इसी तरह से अगर हम ये ले लेते हैं KMnO4, ये दो तरह से ऑक्सीडाइजिंग रिएक्ट शो करता है। KMnO4 मान लीजिए ये X एलिमेंट है, यहाँ पे Y एलिमेंट ले लेते हैं और ये चेंज हो रहा है MnO2 में, MnO2 में चेंज हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे KMnO4 था +7 ऑक्सीडेशन स्टेट था, यहाँ पे MnO2 में गया मतलब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। तो कितने का चेंजेस हुआ, कितने का चेंज हुआ आपका +3 का चेंजेस हुआ। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 दिस इक्वल टू हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ KMnO4 अपॉन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर हम जो है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में जो सेंट्रल एलिमेंट है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने के चेंजेस हो रहा है, जितने के चेंजेस होंगे उसके मॉलिक्यूलर मास अपॉन वो डिवाइडेशन कर देंगे। तो इस तरह से हम किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कैसे हम लोग उसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो ये इस तरह से हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है एक कह सकते हैं कि रफ वे हुआ कि पर्टिकुलर किसी भी कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर हमको इक्विवेलेंट वेट पता हो गया तो इजीली हम नॉर्मलिटी कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे जैसे हम लोगों ने देखा था नॉर्मलिटी की, अगर हम बात करते हैं, फिर से हम नॉर्मलिटी पे आ रहे हैं, अब यहाँ पे नॉर्मलिटी की हमने बात किया था, जैसे फिर से नॉर्मलिटी पे अगर हम आते हैं, नॉर्मलिटी दिस इक्वल टू हमने क्या दिखा था, N इक्वल टू W इंटू 1000 अपॉन E इंटू V, ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया था नॉर्मलिटी का। ठीक है, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट अगर हमको पता हो जाए तो मालूम है यहाँ पे W हमको पता है तो नॉर्मलिटी हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे अब कंडीशन क्या है, ये नॉर्मलिटी की बात हो गई। अब यहाँ पे हमारा दो टर्म पढ़े थे हम लोग, एक मोलारिटी पढ़े थे, मोलारिटी, और एक हम लोगों ने पढ़ लिया नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी और मोलारिटी की बात करते हैं तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी। अगर हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी, तो अगर नॉर्मलिटी और मोलारिटी की बात करते हैं तो रिलेशन में देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम मोलारिटी की बात करते हैं तो मोलारिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, M इक्वल टू W इंटू 1000 अपॉन M डैश मतलब मॉलिक्यूलर मास इंटू V हो गया।
अगर हम नॉर्मलिटी की बात करते हैं तो नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या आ जाएगा, W इंटू 1000 अपॉन E इंटू V, ये हो गया। अब यहाँ पे मोलारिटी में नॉर्मलिटी का डिवाइडेशन कर दीजिए, तो मोलारिटी अपॉन नॉर्मलिटी ले लेते हैं, दिस इक्वल टू व्हाट, W इंटू 1000 अपॉन M डैश इंटू V, दिस ये रिवर्स हो जाएगा तो हो जाएगा E इंटू V अपॉन W इंटू 1000, तो ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से V कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, M अपॉन N दिस इक्वल टू E अपॉन M डैश, तो यहाँ पे देखिए E हमारा क्या है, इक्विवेलेंट वेट है, E हमारा क्या है, इक्विवेलेंट वेट है, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट को हम ये कर सकते हैं क्या, इक्विवेलेंट वेट जो होता है दिस इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास अपॉन, अगर मान लीजिए सपोज करिए हम एसिड ले लेते हैं, सपोज करिए एसिड या बेस जो भी लेते हैं वो डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे एसिड कंसीडर करते हैं तो एसिड का बेसिसिटी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा M डैश अपॉन बेसिसिटी, ये हो जाएगा बेसिसिटी, यही होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, M डैश अपॉन बेसिसिटी अपॉन M डैश हो जाएगा, तो M डैश कैंसिल हो गया। अब यहाँ से क्या है आपका, अब यहाँ से करेंगे तो M बाई N दिस इक्वल टू M बाई N इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन बेसिसिटी, 1 अपॉन बेसिसिटी, ये हो जाएगा। तो यहाँ से नॉर्मलिटी N इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेसिसिटी इनटू मोलरिटी, ये हो जाएगा। तो ये हमारा एक रिलेशनशिप होता है पर्टिकुलर नॉर्मलिटी और मोलरिटी में, कि नॉर्मलिटी इक्वल टू बेसिसिटी इनटू M मोलरिटी, ये कब होगा, जब एसिड होगा, और यही अगर बेस रहेगा तो एसिडिटी इनटू M, ये हो जाएगा। क्लियर, तो ये हम जो है नॉर्मलिटी, या तो ये आप डायरेक्ट फार्मूला याद रखिए, या तो अगर आपको ये फार्मूला में कंफ्यूजन हो जाता तो सिंपली मोलरिटी और नॉर्मलिटी का फार्मूला लिखिए, डिवाइड कर दीजिए, फाइनली आपको इक्वेशन क्लियर हो जाएगा। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। क्लियर, तो वो डिपेंड करेगा कि बेसिसिटी उसकी कितनी है, 1 है कि 2 है कि 3 है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर हम ये ले लेते हैं, जैसे ये HCl लेते हैं 0.1 नॉर्मल, 0.1 मोल, 0.1 मोल HCl लेते हैं, तो 0.1 मोल HCl मींस व्हाट, अगर इसकी नॉर्मलिटी देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.1 नॉर्मल मोल है, तो 0.1 वो इनटू इसकी बेसिसिटी कितनी है 1, तो यहाँ पे सिंपली 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये हमारा 0.1 जो है वही है। लेकिन अगर हम यही कह दें 0.1 मोल H2SO4 कर दें, 0.1 मोल H2SO4, तो 0.1 मोल H2SO4 का मतलब नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.1 इनटू इसकी बेसिसिटी कितनी है 2, इसका मतलब 0.2, तो इसकी नॉर्मलिटी हमारी कितनी हो जाएगी 0.2। इसी तरह से अगर हम ये ले लेते हैं, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है, सब समझ में आ रहा है, सब स्टेप बाय स्टेप है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम ले लेते हैं H3PO4 का, यहाँ पे 0.3 मोल H3PO4 ले लेते हैं, H3PO4, और इसके लिए नॉर्मलिटी कैलकुलेट करना होगा, तो क्या होगा, मोलरिटी इनटू बेसिसिटी, तो 0.3 इनटू इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0.9, ये नॉर्मल, इतना नॉर्मल हो जाएगा, फिर ये हमारा नॉर्मलिटी होगी, ये हमारा नॉर्मलिटी होगी। तो इस तरह से जो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो जो सोल्यूशन होता है, जैसे नॉर्मलिटी की बात करेंगे तो हम नॉर्मल, जब कहीं पे भी नॉर्मल सोल्यूशन की बात करेगा, इसका मतलब है कि वो 1000 ml की बात कर रहा है। ठीक है, 1000 ml का, जैसे मान लीजिए हम 0.5 नॉर्मल, तो 0.5 नॉर्मल का मतलब क्या हुआ कि ये 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो हमारा 1 लीटर में प्रेजेंट है, 1 लीटर में प्रेजेंट है। क्लियर है, जैसे ऐसे मतलब हमारे कहने का सेंस ये है कि जैसे 0.5 नॉर्मल दिया, तो यह नॉर्मल लिखने का मतलब है कि वो हमारा 1 लीटर में है। अब आपको ऐसे दे दिया कि 0.5 नॉर्मल 100 ml HCl, तो 0.5 नॉर्मल 100 ml HCl, तो ये हमारा 1000 में है, ये 1 लीटर में है 1000 में, तो वो 100 का जब 100 का पूछेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये हमारा हो जाएगा N इंटू V, तो इसकी नॉर्मलिटी इतनी है, वॉल्यूम इतना है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मलिटी 0.5 इंटू 100, ये इसका क्या हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट, N इंटू V।
क्लियर है? मतलब जैसे ये हम कह रहे हैं ना कि ये इतने नॉर्मल का मतलब 1 लीटर में है, तो 1 लीटर का मतलब 1000 ml में है, तो इतने में कितने हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कितना है। क्लियर है? समझ रहे हैं? तो ये इस तरह से हम लोग जो है कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ठीक, चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। ये तो नॉर्मलिटी और मोलारिटी में रिलेशन क्लियर हो गया। आई थिंक इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए नॉर्मलिटी और मोलारिटी में। डन? ओके। इसके बाद हमारा एक दूसरा टर्म आता है मोललिटी। मोललिटी, मोललिटी का मतलब ये कहता है कि नंबर ऑफ मोल, मोललिटी इन द सेंस नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 1 kg of solvent, 1 kg of solvent। मतलब इसमें ये कह रहा है कि नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, वही काल हमारा जो काल कहलाता है मोलरिटी। पर्टिकुलर किसी भी सॉल्वेंट में 1 kg सॉल्वेंट में जितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होते हैं वही नंबर ऑफ मोल्स हमारे जो है मोलरिटी कहलाते हैं। तो मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है? मोलरिटी इक्वल टू करेंगे हमारा, तो ये आता है W इंटू 1000 अपान कैपिटल M इंटू कैपिटल W ले लेते हैं। हम हमेशा भी लेते थे लेकिन यहाँ पे हम कैपिटल W लेंगे, और इसका मतलब अब कैपिटल W देखो यहाँ पे हमने ग्राम में लिया है, ग्राम में लिया है इसलिए 1000 का मल्टीप्लिकेशन किया है। अगर 1 kg में लेंगे तो 1 kg में सिंपली हम लिखेंगे W अपान कैपिटल M इंटू कैपिटल W। तो यहाँ से अगर हम देखें वेयर स्मॉल w इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट जो हम लोग डिसॉल्व कर रहे हैं, और कैपिटल W हो गया वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट का वेट हो गया। और ये m हमारा पता ही है, m हमारा मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये हो गया सॉल्यूट। तो इस तरह से पर्टिकुलर हम मोलरिटी कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि आपको क्वेश्चन आता है कि विच पैरामीटर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, विच पैरामीटर अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको क्या आता है? नॉर्मलिटी आएगी, नॉर्मलिटी आ जाता है, मोलरिटी आ जाता है, मोलरिटी और मोलरिटी, मोलरिटी, ये तीन जो है जनरली होते हैं। तो नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी में देखिए हमने क्या किया था, नॉर्मलिटी इक्वल टू W इंटू 1000 अपान कैपिटल M इंटू V, ये हमने लिया था। मोलरिटी में क्या था? M इक्वल टू W इंटू 1000 अपान कैपिटल M डैश मॉलिक्यूलर मास इंटू V लिए थे। और मोलरिटी में हम लोगों ने क्या देखा था? M इक्वल टू W इंटू 1000 अपान कैपिटल M इंटू कैपिटल W, ये। तो अगर मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं तो हम सब में जो है M डैश ले ले रहे हैं, तो ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन आ रहा है कि विच पैरामीटर डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो देखिए क्या है, यहाँ पे जैसे वाटर है, वाटर को अगर हम हीट करेंगे तो वाटर अगर है तो वाटर जब हीट करेंगे तो वो वेपर स्टेट में जाएगा, और जब वेपर स्टेट में जाएगा तो क्या करेगा? अपने को एक्सपैंड करेगा। एक्सपैंड करने का मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम बढ़ रहा है। बात समझ में आई? कहने का सेंस ये है कि अगर कहीं पे वॉल्यूम टर्म आ रहा है तो वॉल्यूम टर्म आने का मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो वॉल्यूम हमारा चेंज होगा, और जब वॉल्यूम चेंज होगा तो कहीं ना कहीं वो पैरामीटर भी चेंज होगा। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा वॉल्यूम टर्म है, यहाँ पे हमारा ये वॉल्यूम टर्म है और यहाँ पे वॉल्यूम टर्म है। तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं डिक्रीज करते हैं तो ये हमारा वॉल्यूम टर्म में इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, उसके अकॉर्डिंग हमारी नॉर्मलिटी और मोलरिटी चेंज होगा। लेकिन क्या मास चेंज होता है? क्या किसी का द्रव्यमान चेंज होगा? क्या किसी का वेट चेंज होगा? अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है तो कोई भी सब्सटेंस लेंगे जब तक उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम अधिक नहीं होंगे उसका मास नहीं चेंज होगा।
तो हम यहाँ पे टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाएं चाहे घटाएं क्या फर्क पड़ता है, उसके मास में कोई चेंजेस नहीं होगा, इसका मतलब उसके पैरामीटर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मींस मोलैलिटी। अगर हम मोलैलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये हमारा मास है वेट W, ये हमारा मॉलिक्यूलर मास है और एक कैपिटल W हमारा मास है, तो ये सबके सब मास ही हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने पे इसके मास पे कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब मोलैरिटी एक ऐसा पैरामीटर है जिस पर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ये क्वेश्चंस आता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ये आपको नीट में अक्सर नीट और जेई में क्वेश्चंस आते हैं। इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट टेम्परेचर, इस पर जो है टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इन दोनों पे टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा एक हो गया नॉर्मलिटी, मोलैरिटी और मोलैरिटी, ये तीन फैक्टर हो गए। जो लास्ट है कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करने का वो है हमारा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन और एक मास फ्रैक्शन होता है, तो हम लोग जो है दोनों को डिस्कस कर लेंगे, दोनों एक ही चीज है, थोड़ा सा बस केवल डिफरेंस है। अब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन की अगर हम बात करें, मोल फ्रैक्शन अगर हम मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं तो मोल फ्रैक्शन जैसे इसका नाम है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब है कि टोटल का कितना पार्ट, टोटल का कितना पार्ट, तो उसे हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। जैसे मोल फ्रैक्शन का मतलब सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई एक सोल्यूशन है हमारा, एक हमारा सोल्यूशन है जिसमें हमारा फर्स्ट सोल्यूशन का N1 मोल है, सेकंड सोल्यूशन का N2 मोल है, थर्ड सोल्यूशन का N3 मोल है। मतलब ये हमारा इसमें तीन सोल्यूशन है जिसमें पहले का N मोल है, दूसरे का N2 मोल है, तीसरे का N3 मोल है। तो इसमें हमारा क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, फर्स्ट का N1 है, सेकंड का N2 हो गया, थर्ड का N3 है, तो ये हमारे क्या हो गए टोटल नंबर ऑफ मोल, ये टोटल नंबर ऑफ मोल, ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो गए। ठीक है, अब इस टोटल में पहले का कितना नंबर ऑफ मोल्स है, इन दोनों का रेशियो ही हमारा कहलाता है मोल फ्रैक्शन। तो मींस हम इसको हम ये कह सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन x इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट का हमको निकालना होता है कंपोनेंट अपान टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं 1 2 3, ये 1 2 3, तो हम पहले का मोल फ्रैक्शन क्या निकालेंगे, x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1 अपान N1 प्लस N2 प्लस N3, ये हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम x2 निकालें तो x2 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट 2 N2 अपान क्या हो जाएगा, N1 प्लस N2 प्लस N3, ये हो जाएगा। इसी तरह से x3 ले लीजिए, तो x3 इक्वल टू करेंगे तो क्या हो जाएगा, N3 अपान N1 प्लस N2 प्लस N3, ये हो गया। अब मान लीजिए तीनों मोल फ्रैक्शन को हम ऐड करें तो देखिए क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 दिस इक्वल टू क्या होगा, हम सबको ऐड करें तो क्या हो जाएगा, N1 अपान N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस फिर क्या हो जाएगा, N2 अपान N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N3 अपान N1 प्लस N2 प्लस N3, ये हो गया। अब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पे वही सेम चीज है, सेम चीज यहाँ पे भी, सेम चीज यहाँ पे, तो जो हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, N1 प्लस N2 प्लस N3। अब इसका डिवाइडेशन इसमें करेंगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लिकेशन N1 यहाँ पे भी क्या हो जाएगा N2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस N3। अब देखिए नीचे भी वही है ऊपर भी वही है, क्रॉस होगा हमारा क्या आ जाएगा 1। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। इसका मतलब हमारा एक कंडीशन यहां से जनरेट होती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन और मैक्सिमम 1 और अगर मैक्सिमम की बात करें
तो मैक्सिमम हमारा क्या हो सकता है 1 से अधिक मोल फ्रैक्शन कभी नहीं हो सकता, जब भी होगा 1 से कम होगा, 1 से अधिक नहीं हो सकता। अगर हम टोटल बात करें तो टोटल का समेशन हमारा 1 होगा। तो अगर हम कोई सोल्यूशन लेते हैं जिसमें बहुत सारे जो है नंबर ऑफ कंपोनेंट डिजॉल्व हैं, तो अगर सबका मोल फ्रैक्शन का ऐड करें हम, तो हमारा जो नेट टोटल आएगा मोल फ्रैक्शन वो हमारा 1 आएगा। और किसी भी सोल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो मैक्सिमम 1 हो सकता है, उससे अधिक नहीं हो सकता। मोल फ्रैक्शन कभी भी नॉट ग्रेटर देन 1। एनी टाइम्स मोल फ्रैक्शन नॉट ग्रेटर देन 1, कभी भी 1 से अधिक नहीं हो सकता। तो ये हमारा मोल फ्रैक्शन का पार्ट है। मोल फ्रैक्शन हमारा जो होता है वो नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, हमारा जो एक रेशियो होता है। दिस इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। और ये मोल फ्रैक्शन नेवर एक्सीडेड 1, कभी भी 1 से एक्सीड नहीं करता है। मैक्सिमम टोटल नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा मोल फ्रैक्शन की बात हो गई। इसके बाद आता है ये जो मोल फ्रैक्शन हम ले रहे हैं, इसी को हम रेफरेंस में लेते हैं मास फ्रैक्शन। कभी कभी जो है कहीं कहीं पूछने वाले पूछ देते हैं कि व्हाट इज द मास फ्रैक्शन। तो ये जो मास फ्रैक्शन होता है एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग ही होता है, बस टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी चेंज हो गई है। टर्मिनोलॉजी चेंज का मतलब है कि जैसे यहाँ पे हम ले रहे हैं मास फ्रैक्शन, तो ये जैसे नाम है मास फ्रैक्शन का मतलब मास का फ्रैक्शन। तो यहाँ पे वही कंडीशन है कि मास फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट जिसका हम निकालते हैं ऑफ कंपोनेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास टोटल मास ऑफ कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट का हमको निकालना पड़ता है कंपोनेंट अपॉन, सिंपली मास लिखते हैं, मास ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन का टोटल मास कितना हो जाएगा, जो इन दोनों का जो रेशियो होगा वही हमारा मास फ्रैक्शन करा जाएगा। वहां पे मोल फ्रैक्शन ले रहे थे तो हम नंबर ऑफ मोल की बात कर रहे थे, यहाँ पे मास फ्रैक्शन ले रहे हैं तो यहाँ पे मास की बात करेंगे। ठीक है, तो सेम कंडीशन है कि मान लीजिए यहाँ पे हमारा जो है सोल्यूशन है जिसमें हमारे जो है ए डिजॉल्व है, बी डिजॉल्व है, सी डिजॉल्व है। तो यहाँ पे इसका जो वेट है WA है, इसका जो वेट डिजॉल्व है वो WB है, इसका जो वेट डिजॉल्व है WC है। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन, यहाँ पे मास फ्रैक्शन निकालेंगे तो मास फ्रैक्शन XA इक्वल टू हो जाएगा WA अपॉन WA प्लस WB प्लस WC। यहाँ पे हम वेट की बात करेंगे हमेशा। इसी तरह से XB क्या हो जाएगा, मास फ्रैक्शन ऑफ B, दिस इक्वल टू WB अपॉन WA प्लस WB प्लस WC। इसी तरह से XC क्या हो जाएगा, WC अपॉन WA प्लस WB प्लस WC। इस तरह से हो जाता है। तो हम जब मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे तब हम मोल की बात करेंगे, जब हम मास फ्रैक्शन की बात करेंगे तब हम मास की बात करेंगे। तो इस तरह से, और यहाँ पे भी वही केस है कि मास फ्रैक्शन नेवर एक्सीडेड 1। जो मास फ्रैक्शन होता है, जैसे अगर यहाँ पे XA प्लस XB जोड़ दीजिए और प्लस XC, दिस इक्वल टू ऑलवेज 1। इसका मतलब क्या हुआ कि मास फ्रैक्शन एंड मोल फ्रैक्शन नेवर एक्सीडेड 1, कभी भी 1 से अधिक नहीं होते हैं। ये जो मोल फ्रैक्शन होते हैं, मास फ्रैक्शन होते हैं, ये सब क्लियर है, डन, ओके। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पे जैसे है कंडीशन, यहाँ पे एक टर्म और आता है रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड नॉर्मलिटी ना, एक टर्म आता है रिलेशन इस यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड वॉल्यूम
और मतलब ये नॉर्मलिटी एंड वॉल्यूम की बात करेंगे। इसी तरह से मोलरिटी एंड वॉल्यूम ये मोलरिटी एंड वॉल्यूम की बात करते हैं। देखिए इसका कहने का सेंस ये कर रहा है कि हमने जब एग्जांपल लिया था कि हमारा 0.1 नॉर्मल का मतलब क्या है। 0.1 नॉर्मल का मतलब है कि 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट डिजॉल्व इन व्हाट 1 लीटर। मतलब अगर हमारा 0.1 नॉर्मल लिखा है या लिख दिया, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो 1 लीटर की बात कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम ये कह दें कि 0.1 नॉर्मल प्रेजेंट इन 100 ml, तो अब यह क्या है कि पहले तो ये जब केवल नॉर्मल लिखा था तो 1 लीटर की बात कर रहा था, लेकिन अब इन 100 ml की बात किया तो इसका मतलब है कि हमारा नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम जो होगा वो हमारा कहलाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो अगर हमको जो है टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना हो तो हम नॉर्मलिटी और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। नॉर्मलिटी और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन करके हम टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कर सकते हैं। अब ये जो ग्राम इक्विवेलेंट होता है, ये अगर न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस की बात करें, इसको सॉल्यूशन बनाने की बात करें, तब वो हम लोग इक्वल करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक पर्टिकुलर कोई भी एक सॉल्यूशन लेते हैं 0.1 नॉर्मल, ठीक है, 50 ml HCl सॉल्यूशन ये लिया गया। अब ये कह रहा है कि हाउ मच वाटर रिक्वायर फॉर मेकिंग हाउ मच वाटर रिक्वायर फॉर मेकिंग 0.01 नॉर्मल सॉल्यूशन। अब कहने का सेंस क्या कर रहा है कि ये हमारा सॉल्यूशन दिया गया था और इस सॉल्यूशन में ही वाटर मिला के हमको कह रहा है कि अगर इतने नॉर्मल का सॉल्यूशन बनाना हो तो कितने हमको वाटर मिलाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब हमारा क्या कर रहा है कि ये पहले इनिशियली सॉल्यूशन था, इसमें हमने वाटर मिक्स किया और इस वाटर को मिक्स करने के बाद ये हमारा सॉल्यूशन जनरेट किया। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं इसी सॉल्यूशन को हम इसमें चेंज कर रहे हैं और इसमें वाटर मिला रहा है, तो इसका जो ग्राम इक्विवेलेंट वेट होगा, ये इसके इक्वल होना चाहिए। तो ग्राम इक्विवेलेंट के लिए हम लोग क्या कहते हैं n × v। अब यहाँ पे मान लेते हैं इसका सॉल्यूशन हमारा n1 v1 कर लेते हैं, इसका n1 ले लेते हैं नॉर्मलिटी, इसका वॉल्यूम v1 ले लेते हैं। अब इसका नॉर्मलिटी तो दे रखा है, n2 दे रखा है, लेकिन वॉल्यूम नहीं दिया, हाउ मच वाटर रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे v2 की बात नहीं कर रहा, v2 हमको नहीं पता है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे इसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दिस इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दिस। इसका मतलब n1 into v दिस इक्वल v1 इक्वल टू n2 into v2। अब n1 हमारा इसका कितना है 0.1, v1 कितना है 50 ml, दिस इक्वल टू n2 कितना है 0.01 into v2 नहीं पता है, हमको v2 नहीं पता है। अब यहाँ से v2 की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 0.1 into 50 अपॉन 0.01। तो 0.01 का मतलब यहाँ पे 100 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे 0.1 into 50 into 100 ये हो गया। तो यहाँ से करेंगे तो क्या आ जाएगा 500 ml। अब देखिए ये 500 ml v2 आया, v2 इक्वल टू 500 ml, लेकिन क्या करा हाउ मच वाटर रिक्वायर्ड फॉर द मेकिंग दिस सॉल्यूशन इन दिस। तो पहले से ही 50 ml था, और इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 500 ml है, तो हमने वाटर कितना ऐड किया था एडेड वाटर हमने कितना ऐड किया 500 पहले से था, फाइनली हमारा 500 है, तो 500 माइनस 50 दिस इक्वल टू 450 ml हमने वाटर ऐड किया। तो इस तरह से पर्टिकुलर हमारा
जो नॉर्मलिटी और वॉल्यूम का रिलेशन होता है वो हमारा होता है N1V1 इक्वल टू N2V2, इस तरह से होता है। तो ये हमारा N2V2 हमारा फाइनल सोल्यूशन है और N1V1 हमारा इनिशियल सोल्यूशन है। ठीक है, अब ये N1V1 का सीक्वेंस क्या होता है? अगर N1V1 का हम सीक्वेंस देखें तो क्या होगा, देखिए अभी हम लोग नॉर्मलिटी की बात कर रहे हैं, अभी हम मोलारिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बाद में देखेंगे। अब जैसे कह रहा है एक सोल्यूशन, ये कह रहा है कि 0.1 नॉर्मल 50 ml HCl and mixed with 0.05 normal, 500 ml H2SO4 ठीक है, mixed with this, then find the normality of solution, find the normality of solution। अब क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन ये कर रहा है कि 0.1 नॉर्मल 50 ml HCl सोल्यूशन लिया गया, उसको 0.05 नॉर्मल 500 ml H2SO4 में मिक्स कर दिया गया, और मिक्स करने के बाद मतलब HCl यहाँ लिया गया प्लस H2SO4 लिया गया, और इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो सोल्यूशन आ रहा है इसका नॉर्मलिटी कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। इसका नॉर्मलिटी कितना है कैलकुलेट करना है। तो अब देखिए हमको दिया क्या क्या है, इसका N1V1, इसका N2V2, इसका नॉर्मलिटी मुझे नहीं पता है लेकिन वॉल्यूम पता है। वॉल्यूम कैसे पता होगा, इसका 50 ml हुआ, ये 500 ml हो, तो हमारा 550 ml हो जाएगा वॉल्यूम। भाई इन दोनों को जब मिक्स किया गया तो इसका जो वॉल्यूम होगा इन्हीं वॉल्यूम के एडिशन के इक्वल होगा ना, मतलब इसका जो वॉल्यूम है इसका जो वॉल्यूम है, दोनों को जब ऐड किया जाएगा तो जो फाइनल सोल्यूशन है उसका वॉल्यूम इन दोनों के इक्वल ही होगा, लेकिन नॉर्मलिटी इसकी डिफरेंट होगी। अब जब नॉर्मलिटी डिफरेंट होगी तो हमने क्या कहा था, इनिशियल नॉर्मलिटी, इनिशियल ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू फाइनल ग्राम इक्विवेलेंट। तो इनिशियल क्या क्या हुआ, ए भी हमारा एसिड है और ए भी हमारा एसिड है। जब दोनों एसिड होते हैं, जब दोनों सेम होते हैं तो दोनों को ऐड करते हैं। जब दोनों सेम रहेंगे मतलब दोनों का नेचर सेम होगा, जैसे दोनों एसिड है या दोनों बेस हैं, तो जब नेचर सेम रहेगा तो दोनों को ऐड करेंगे। जब दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो फार्मूला आएगा N1V1 प्लस N2V2 दिस इक्वल टू N3V3, मतलब ये फाइनल सोल्यूशन का है N3V3। आफ्टर मिक्सिंग जो फाइनल सोल्यूशन हुआ उसका N3V3 हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, N1 कितना है 0.1, V1 कितना है 50 प्लस N2 कितना है 0.05 इंटू V2 कितना है 500 ml दिस इक्वल टू N3 पूछ रहा है इंटू V3 कितना हो जाएगा 550। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा, प्लस इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 दिस इक्वल टू व्हाट N3 इंटू 550। तो यहाँ से N3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इक्वल टू 30/550, दिस कैंसिल आउट हियर 3/55, इतना नॉर्मल। अब N3 का मतलब क्या हो गया, अब इसको चाहे तो आप पॉइंट में बदल सकते हैं, इसको पॉइंट में बदलने का मतलब 3 डिवाइडेड बाय ये कर दीजिए 5.0, फिर नहीं डिवाइडेशन होगा 0 0। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 टाइम्स ले जाएंगे 5, ये तो 25 हो जाएगा, फिर 0 उतारेंगे, फिर यहाँ पे लगभग आपका जो है ये 0.054, तो N3 इक्वल टू क्या हो गया 0.054 नॉर्मल। अब देखो ये हम यहाँ पे नॉर्मल टर्म यूज कर देंगे, मतलब जो नॉर्मलिटी है वो 0.05 नॉर्मल हो गया। तो ये है हमारा सीक्वेंस की पर्टिकुलर, ये हमारा कैसे लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा N1V1 प्लस N2V2 प्लस दिस इक्वल टू N3V3, कब, जब हमारा दोनों का नेचर सेम है तब। यहाँ पे हमारा HCl है, यहाँ पे हमारा H2SO4 है, दोनों का नेचर एसिड है, तब हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। लेकिन अगर सपोज करिए एसिड के साथ हमारा बेस आ जाता,
एसिड के साथ अगर हमारा बेस आ जाता है तब हम क्या करेंगे, हम लोग उसको भी देख लेते हैं। अब चलिए हम इसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं क्या, फर्स्ट 0.1 नॉर्मल 100 ml HCl प्लस 0.5 नॉर्मल 50 ml HNO3 प्लस 0.1 नॉर्मल 150 ml H2SO4 प्लस 0.25 नॉर्मल 500 ml NaOH, ये मिक्स किया गया। दिस होल सोल्यूशन आर मिक्स्ड देन find normality of solution। अब देखिए यहाँ पे ये दे दिया N1 V1, ये दे दिया N2 V2, ये दे दिया N3 V3, ये दे दिया हमारा N4 V4 और फाइनली जो सोल्यूशन हो गया N5 V5। तो वॉल्यूम देख लीजिए पहले सोल्यूशन का कितना हो गया, सबका एडिशन वॉल्यूम हमारा ये होगा। तो देखिए ये 100 ml है, 50 ml है, 150 हो गया, 150 300 हो गया, 300 500, टोटल कितने हो गए वॉल्यूम 800 वॉल्यूम हमको पता हो गया। नॉर्मलिटी हमको निकालनी है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए N1 V1, अब देखिए नेचर किसका किसका सेम है, एसिड है, ए भी एसिड है, लेकिन हियर इज द बेस। तो जो नेचर डिफरेंट होता है हम उसे माइनस करते हैं। जैसे एसिड सब है तो एसिड का एडिशन होगा, बेस हो जाएगा तो सब्सट्रैक्शन होगा, माइनस कर देंगे हम उसे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, N1 V1 प्लस N2 V2 प्लस N3 V3 माइनस N4 V4, दिस इक्वल टू N5 V5। अब वैल्यू रख दीजिए, N1 V1 0.1 into 100 प्लस N2 V2 0.5 into 50 प्लस N3 V3 0.1 into 150 माइनस 0.25 into 500, दिस इक्वल टू N5 into 800। ये अब यहाँ से करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10 प्लस यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, यहाँ अब देखिए ये माइनस में है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे और माइनस इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 125, दिस इक्वल टू व्हाट N5 into 800। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा ये 50 माइनस 125, दिस इक्वल टू N5 into 800। तो यहाँ से करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस 75, दिस इक्वल टू N5 into 800। अब देखिए ये जो माइनस आ रहा है, यहाँ पे जो माइनस आ रहा है, माइनस का मतलब ये रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे अलजेब्रिक कोई टर्म का मतलब नहीं होगा, क्योंकि जहां तक अलजेब्रिक था वो हमने कर लिया। अब यहाँ माइनस का मतलब है कि माइनस किसका था, बेस का था। इसका मतलब जो सॉल्यूशन का नेचर है, वो माइनस किसके साथ आ रहा है, बेस के साथ, NaOH का। तो NaOH का मतलब है कि ये हमारा जो सॉल्यूशन है वो बेसिक नेचर होगा। ये माइनस का कोई अलजेब्रिक यूज नहीं है यहाँ पे, ये नहीं कि हमारा नॉर्मलिटी इसकी माइनस में आ रही है। तो माइनस प्लस की बात नहीं होती, बात ये होती है कि जब फाइनल हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये जो साइन आ रही है वो एसिड का है कि बेस का है, तो जिसकी साइन आएगी उसके अकॉर्डिंग उसका नेचर होगा। अगर यही प्लस में आता तो इसका नेचर एसिडिक होता, ये माइनस वाले का आ रहा है, इसका मतलब है कि इसका नेचर बेसिक होगा। तो यहाँ पे अगर हम N5 की बात करते हैं तो N5 हमारा हो जाएगा सिंपली अलजेब्रिक सम हम निकाल देंगे 75/800। अब इसको जो है हम लोग सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा उसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इस माइनस का सिर्फ इतना मतलब है कि ये दिस इज द बेसिक नेचर, क्योंकि ये माइनस किसका आ रहा है, बेस से आ रहा है, तो बेस का मतलब ये बेसिक नेचर हो गया। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि N1 V1 N2 V2 N3 V3 जब अगर हमारा सेम नेचर के होंगे तब हम ऐड करेंगे, अगर डिफरेंट नेचर के होंगे तब हम उसको क्या करेंगे,
माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन, एक वन टाइप ऑफ क्वेश्चन और आता है कि हम ये क्वेश्चन आते हैं कि फॉर द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हाउ मच क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है कि इक्वल, भाई कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन की बात कर रहा है तो न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है कि दोनों सेम इक्वल हो जाने चाहिए। जैसे अगर हम ये कहें कि HCl और यहाँ पे NaOH, हम यहाँ पे ये ले रहे हैं कि जितना, अब देखिए 1 मोल ए भी है 1 मोल ए भी है, इसकी भी यूनिवैलेंट है, ये भी यूनिवैलेंट है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर इसका 0.5 मोल ये ले रहे हैं तो इसका कितना रिक्वायरमेंट होगा 0.5 मोल। जितना ये होगा उतना ही ये होगा, इसका मतलब इसका जो ग्राम इक्विवेलेंट होगा उतना ही इसका ग्राम इक्विवेलेंट होगा। कहने का सेंस ये है कि अगर हम ये कहें हाउ मच NaOH 0.01 नॉर्मल NaOH require for complete neutralization of 0.1 normal 200 ml HCl। अब यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन की बात कर रहा है, तो जितना ग्राम इक्विवेलेंट इसका होगा N इंटू V, उतना ही इसका होना चाहिए NaOH का N इंटू V। अगर ये दोनों सेम हैं तब तो न्यूट्रलाइजेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसका मतलब अगर हम इसे N1 V1 लेते हैं तो N1 V1 इक्वल टू हमारा होना चाहिए N2 V2। ये जितना होगा उतना ही ये रहेगा, तब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो N1 नॉर्मलिटी इसकी देख दिया है 0.01 नॉर्मल। वॉल्यूम हाउ मच पूछ रहा है, तो वॉल्यूम पूछ रहा है, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा V1, दिस इक्वल टू N2 कितना दिया है 0.1 इनटू V2 कितना दिया है 200। अब रख दीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.1 इंटू 200 अपान 0.01। तो 0.01 का मतलब हो गया कि यहाँ पे ये 100 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 0.1 इंटू 200 इंटू 100, तो क्या हो जाएगा हमारा 2000 ml। 2000 ml मीन्स 2 लीटर। ये 2 लीटर NaOH का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, 2 लीटर या 2000 ml। इतना जो है 2000 ml इतना रहेगा, तब जाके कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन इसका होगा। क्लियर है, समझ में आया। तो ये हम कभी कभी न्यूट्रलाइजेशन के पर्पस पे देखते हैं कि N1 V1 इक्वल टू N2 V2 या N1 प्लस N2 प्लस N3 V3 इक्वल टू NV। तो इस तरह से हम जो है नॉर्मलिटी और वॉल्यूम का रिलेशनशिप हुआ ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मलिटी एंड वॉल्यूम का। सेम कंडीशन मोलरिटी एंड वॉल्यूम का होता है, सेम कंडीशन। यहाँ पे भी वही कंडीशन आती है मोलरिटी के केस में भी। मोलरिटी के केस में हमारा जो होता है M1 V1 इक्वल टू M2 V2। सेम प्रोसेस होता है, कुछ नया नहीं होता है। जैसे नॉर्मलिटी हम बोलते हैं वैसे ही हम मोलरिटी का कर रहे होते हैं। M1 V1 इक्वल टू M2 V3। अगर हमारा कई कंपोनेंट देते हैं तो हम लिखेंगे M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 दिस इक्वल टू M इंटू V। ये फाइनल सोल्यूशन का। तो इस तरह से सेम नॉर्मलिटी जैसे जैसे हमने किया वैसे ही हम पूरा का पूरा प्रोसेस मोलरिटी का करते हैं। हाँ, एक कंडीशन और आती है कि जैसे एक सोल्यूशन है हमारा, कोई एक सोल्यूशन है, इसको हमने चेंज कर दिया दूसरे सोल्यूशन में। अब यहाँ पे इसकी जो मोलरिटी है वो M1 है और इसमें जो इसकी वॉल्यूम है वो V1 है और इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स N1 है। हम कह रहे हैं कि इसकी वॉल्यूम, एक हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन 1 है, फर्स्ट है, ये हमारा फर्स्ट सोल्यूशन है जिसकी मोलरिटी M1 है, इसकी वॉल्यूम V1 है और इसमें नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व N1 है। जब हमने इसको 2 में चेंज किया, 2 में जब चेंज किया तो इसका वॉल्यूम हमारा V2 हुआ, इसका मोलरिटी हमारा M2 हुआ और इसमें नंबर ऑफ मोल्स हमारा N2 है। तो इसका मतलब है कि ये जब हम दोनों को इक्वल करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा M1 V1 अपान N1 दिस इक्वल टू N2 V2 अपान N2।
जब हमारा नंबर ऑफ मोल्स की बात करेगा, जैसे कि यहाँ पे सिंपली m1 v1 इक्वल टू m2 v2, ये हमारा 1 मोल के लिए बात कर रहे हैं। मतलब जब देखिए मोलर सोल्यूशन की बात करेगा, जैसे 0.1 m, तो 0.1 m का मतलब इतने नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन 1 लीटर। तो जब भी m की बात करें तो ये हमारा कहलाता है मोलर सोल्यूशन। मतलब 1 मोल डिसॉल्व इन, मतलब सिंपल अगर m लिखता है मोलरिटी, तो सिंपल m लिखने का मतलब है कि 1 मोल डिसॉल्व इन 1 लीटर। तो यहाँ पे हमारा m1 v1 का मतलब है कि m मोल डिसॉल्व इन 1 लीटर। लेकिन अगर हम n नंबर ऑफ मोल्स n1 ले लेते हैं तो हमारा हो जाएगा m1 v1 अपान n1 दिस इक्वल टू m2 v2 अपान n2। तो ये हमारा एग्जैक्ट रिलेशन हो गया। तो ये हमारा एक कह सकते हैं कि क्राइटेरिया हो गया नंबर ऑफ मोल और वॉल्यूम का रिलेशन, नॉर्मलिटी और वॉल्यूम का रिलेशन। क्लियर? तो ये हमारा एक पर्टिकुलर कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन का एक पूरा होल, मतलब कि कह सकते हैं एक्सप्लेनेटरी पार्ट कंसाइज वे में ये। और यहाँ से जितनी चीज़ें मैंने बता रखी है, इससे कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है? अब चूंकि ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो रहा है तो ये यहाँ से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो हम क्वेश्चंस जो है नेक्स्ट लेक्चर में पूरे नॉर्मलिटी का, मोलरिटी का, मोल फ्रैक्शन का, ये सब पूरे क्वेश्चंस को हम लोग स्टेप बाय स्टेप सभी क्वेश्चन को कुछ कर रहे होंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है? तो ये हमारा जो है सोल्यूशन पार्ट 2 का हुआ। अब इसके बाद जो हम लोग जो स्टडी कर रहे होंगे, कुछ न्यूमेरिकल पार्ट हम लोग जो है लास्ट में करेंगे। जब हम लोग सोल्यूशन चैप्टर खत्म कर लेंगे तो हम लोग उसको न्यूमेरिकल पार्ट पे कवर करेंगे। तो इसके बाद हमारा जो है आएगा फैक्टर अफेक्टिंग द कंसंट्रेशन टर्म। तो ये सब हम लोग डिटेल में जो है ऐसे सोल्यूशन पार्ट 3 में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सोल्यूशन पार्ट 3rd 4th 5th इस तरह से चलेगा। ठीक है? ओके। तो आप लोग जो है देखिए, मतलब ये जितने भी टॉपिक्स हैं, अगर ये पूरे बोर्ड के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप देखिए एकदम सिंपली सीक्वेंस में बताया गया है, आराम से आप समझेंगे। इससे जो है नीट में भी बहुत बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं और जेई में भी बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं इससे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। यहाँ से कोई भी जैसे ये तो पढ़ तो रहे हम लोग सोल्यूशन, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारा मूल कॉन्सेप्ट का एक पार्ट है। मूल कॉन्सेप्ट से देखेंगे तो यहाँ से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन से यहाँ से जनरेट करेगा, तो बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है? तो हम लोग जो है इसको सीक्वेंस में ऐसे पढ़ते रहेंगे। और आप अगर वीडियो देख रहे हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स को जो है सजेशन करें। और हम जो है प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं, प्लेलिस्ट में आप सभी चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। 12th लेवल का क्या है, नीट का क्या है, सब चीज़ें सब प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ से देख सकते हैं सबको सीक्वेंशियल। और ऐसे ही हम लोगों का जो है लेक्चर चलता रहेगा, एक दूसरे से बातें करते रहेंगे। आपको कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, जो भी है इश्यूज़ है या कुछ सुझाव देना है या चीज़ें अच्छी लग रही हैं या कोई टॉपिक डिस्कस करना है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ठीक है? ओके, थैंक यू।